नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्टीमेट क्लासेस के अंदर। आईटी लिटरेसी की क्लास अपनी जो है चौथी क्लास है और आप दोस्तों ने जो है अच्छे कमेंट किए हैं, अच्छा रिस्पांस दिया। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और जो आप सबके जो कमेंट आए उनमें यही बात कही आपने कि जो हमारा सिलेबस है सर वो टाइम पे पूरा होगा या नहीं, आप जल्दी से करवाएं, आपकी चिंता करना वाजिब है। और एक चीज़ आपको आश्वस्त कर दूं मैं कि ये जो आपका नीमी पैटर्न है या आपका सिलेबस लिस्ट दे रखी है उस बुक के अकॉर्डिंग ही करवाया जा रहा है। मेरे पास बुक है, उस अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है, लेकिन टॉपिक क्लियर होना ये बहुत ज़रूरी है। जब टॉपिक क्लियर है ना तो कई बार क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं और 2 हमारे पढ़े हुए हैं, वो हमें पता है कि ये नहीं है उत्तर, और उन 2 में से तो कन्फ्यूजन हो जाता है। और जब सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती है तो फिर जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए थोड़ी सी कई चीज़ें जो है हमें करनी पड़ती है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है। और कोई बात नहीं, दोबारा आप 15-16 क्लासें होंगी लगभग आधे घंटे की, तो 8-9 घंटे जो है एक बार फिर एक दिन के लिए फिर रिवाइज हो जाएगा। ये आप सभी वीडियो को क्रमिक जो है उसको लगातार दोबारा देख लीजिए ताकि आपकी डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे उसमें से। तो और उसके बाद में जो है जो हम पढ़ रहे थे, जो हमारी तीसरी क्लास में जो हमने पढ़ा अभी सीमोस रैम रोम के बारे में, उसके बाद में हमारी जो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है, उसके बारे में पढ़ने के बाद में जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बचेंगे। आपको फिर अगली क्लास में विंडो पढ़ाया जाएगा, उसके बाद एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, नेटवर्किंग और नेटवर्किंग के हार्डवेयर, और उसके बाद इंटरनेट और इंटरनेट के यूज़ और उसकी जो है जितना भी इस बारे में बचेगा वो इन क्लासों में पढ़ाया जाएगा। तो अपनी 3 और 2 5 और छठी आज की स्टोरेज क्लास, यानी टॉपिक ये इतने क्लास हो सकती है, एक टॉपिक के 2 हो जाए, टॉपिक जो है ये करवाए जाएंगे आपको और ये कंप्लीट होंगे। ये मैं आपको आज जो है सुनिश्चित करता हूँ इस बात के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टोरेज से। किसी भी मीडिया में स्टोरेज करने के लिए आपकी जो कीबोर्ड है, कंप्यूटर की कीबोर्ड की कोई भी की है, उसका हर एक करैक्टर अमेरिकन ये जो है ना स्टैंडर्ड होता है, स्काई स्टैंडर्ड से जो है वो हर एक का एक की का एक नंबर है और उस नंबर की वैल्यू है, ठीक है। 1 से लेकर आगे जितने भी 159 या जितनी भी की उनकी एक वैल्यू है और हर एक वैल्यू की बाइनरी वैल्यू निकाली जाती है। मैं आपको बाइनरी का टॉपिक भी कराऊंगा, इसी में कहीं ना कहीं बीच में हमें समय मिलेगा, मैं आपको बाइनरी के बारे में बताऊंगा और गेट के बारे में बताऊंगा। ये 2 चीजें जो याद रखकर जो है ना करवानी है आपको, बाइनरी और गेट, ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ये इसकी हर एक, जैसे आपने मान लो ए दबाया, कैपिटल लेटर में दबाया या दबाया स्मॉल लेटर में, तो इन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू अलग अलग है। मान लो इसकी वैल्यू 5 और इसकी 6 है, तो यहां पर जो है इन दोनों की अगर जो भी करैक्टर दबाया इसमें से आपने, उसकी बाइनरी वैल्यू निकाली जाएगी। और बाइनरी जो बाइनरी का मतलब है द्विआधारी, जिसके आधार 2 ही हों। हमारी जो गणितीय संख्या प्रणाली है उसको हम दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। छोटी क्लास की किताबों में हमने पढ़ा है दशमलव संख्या प्रणाली का मतलब क्या, 10 अर्थात 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी का मतलब है द्विआधारी का मतलब जिसके आधार 2 ही है। कौन कौन से, 0 और 1। अब आपने जैसे ए दबाया जिसकी वैल्यू मान लो 5 है और जो स्मॉल लेटर ए दबाया उसकी माना कि उसकी जो करैक्टर वैल्यू 6 है, तो वो यहाँ पर 5 और 6 नहीं पढ़कर इसकी बाइनरी वैल्यू कन्वर्ट करके फिर पढ़ेगा और प्रोसेस करेगा। जो आपने कमांड दी है वो कमांड जो है इस बाइनरी पे वर्क करेंगे टॉपिक, और इसको आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम जो है स्टोरेज की तरफ बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरेज यूनिट्स, कोई भी जो सबसे छोटी, पहला क्वेश्चन आता है सबसे पहले अगर इससे पूछा जाए सबसे छोटी स्टोरेज इकाई क्या है, BYTE
स्पेलिंग याद रखना, इंग्लिश वाले पार्ट में देख लेना। BYTE बाइट, एक बाइट जो है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। और किसी भी कैरेक्टर को, कंप्यूटर में क्या सिस्टम है, किसी भी कैरेक्टर को कम से कम 8 बाइट स्टोरेज होने के लिए चाहिए। कंप्यूटर के स्टोरेज मीडिया में 8 बाइट से लेकर अधिकतम 96 बाइट तक हो सकता है। आज तक क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है ये पूछ ले कि अधिकतम कितने बाइट स्टोरेज होने के लिए चाहिए होते हैं, तो 8 बाइट कम से कम और अधिक से अधिक 96 बाइट चाहिए होंगे। 1 बाइट, और कई बार निब्बल की टर्म पूछ लेता है कि निब्बल कितने बराबर होता है, तो मैं बता दूं आपको कि 4 बाइट बराबर 1 निब्बल होता है। और यही बात करें कि 8 बाइट, सॉरी ये बिट, आई एम सॉरी बिट, यहां बिट करेंगे, बिट 8 बिट बराबर 2 निब्बल बराबर 1, यहां आएगा BYTE बाइट, 1 बाइट। और 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, किलो बाइट। 1024 KB, अब यहां शॉर्ट फॉर्म में KB के बराबर कितने, 1 मेगा बाइट के बराबर। और 1024 मेगाबाइट MB किसके बराबर होता है, 1 GB गीगाबाइट। और 1024 GB किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट। और 1024 TB किसके बराबर होता है, 1024 TB 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, पेटाबाइट। और 1024 PB 1 जेटाबाइट। इसको लिखने में जेटाबाइट और शॉर्ट फॉर्म में YB लिखा जाता है। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 किसके बराबर होता है, 1 जेटाबाइट, इसको Z भी लिखेंगे, जेटाबाइट EXE जेटा, और यहां Z लिखेंगे, YB येटाबाइट। और इस तरीके से 1024 येटाबाइट YB बराबर 1 ब्रोंटाबाइट, ब्रोंटाबाइट, यानी 1024 ब्रोंटाबाइट BB बराबर 1 जियोबाइट। यानी ये अभी तक जो ज्ञात हैं वो GB की टर्म है ना 2 बार है, यहाँ पर लास्ट टर्म है ना सबसे बड़ी वो GB है, और एक यहाँ हमारी जो है गीगाबाइट टर्म है। तो ये जो है यहाँ तक जो है प्रचलन में है, इस टेराबाइट तक जो अभी तक हार्ड डिस्क चलन में आ रही है, पेटाबाइट में आई नहीं है, और एडवांस टेक्नोलॉजी में हो सकता है आ जाए। तो ये इतना जो है हमारा, ये बराबर किसके बराबर क्या होता है ये पूछ लेता है, या इन सब में से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है, एक एक दे देगा, 1024 MB, या कुछ बदल के एक इधर 1024 लिख देगा, दूसरे ऑप्शन में 1 लिख देगा। तो ये चेंज करके क्वेश्चन पूछ सकता है, और उसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि ये इसमें से कौन सी इकाई सबसे बड़ी है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, बिट, और ये 4 बिट जो है 1 निबल के बराबर होती है, और 8 बिट कंप्यूटर में सबसे जो एक कैरेक्टर को स्टोरेज होने के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए, ये क्वेश्चन है। कम से कम कितनी जगह चाहिए होती है, 8 बिट या 1 बाइट। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, नोटपैड की फाइल बनाइए कंप्यूटर पे, और उसमें एक बटन कोई भी
दबा के या कोई भी करैक्टर दबा के आप और उसको स्टोरेज करवा के पहले खाली फाइल सेव कीजिए, उसके बाद में एक करैक्टर दबा के सेव कीजिए, उसके बाद में उसका लोड वैल्यू देखिए, आपको वहाँ पे 1 बाइट दिखेगा नोटपैड की फाइल का। और किसके बराबर होती है? 2 निबल के बराबर। 2 निबल हो, 8 बिट हो, 1 बाइट हो, ये सारा बराबर है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हुई बाइट की बात। अब हम बात करते हैं स्टोरेज मीडिया की। सबसे पहले हार्ड डिस्क ड्राइव और जो है आपकी स्टोरेज मीडिया। तो स्टोरेज मीडिया में जो है सबसे पहले बात करेंगे टेप ड्राइव की। जिस प्रकार आपकी ऑडियो कैसेट होती है या जो वीसीआर चलता था पुराने जमाने में उसकी कैसेट हुआ करती थी, ठीक वैसे ही ये टेप ड्राइव हुआ करती थी। और ये इस तरीके से डाटा को इस तरीके से, अब यहां से जो है मान लो कोई एड्रेस है, टोटल इसमें 1000 एड्रेस हैं, 1000 स्पेस हैं, और कोई मान लो 576 नंबर एड्रेस पे कोई डाटा पड़ा है। प्रोसेसर ने मांगा कि 576 नंबर एड्रेस पे डाटा पड़ा है वो ड्राइव किया जाए, तो ये पहले कैसेट चलेगी, घूमेगी, 576 नंबर पे जो है हेड जाएगा, तो कितना समय लगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस है या नहीं है। ये कहते हैं नहीं है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव दे देगा ऑप्शन में, पेन ड्राइव दे देगा, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क दे देगा, एक जगह टेप ड्राइव दे देगा। तो टेप ड्राइव रिस्पॉन्स करने में बहुत लेट है, तो ये ऑनलाइन नहीं चल सकती। ठीक है, ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस का मतलब है कि जैसे ही सर्वर पे जुड़ी हुई या कंप्यूटर कोई से भी मतलब इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से आपने स्टोरेज मीडिया में कोई से रिट्राइव किया और वहां पे वो हाथों हाथ रिस्पॉन्स नहीं कर पाया स्टोरेज डिवाइस, तो फिर वो ये ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस होगा। तो ये आपकी टेप ड्राइव है ना, इसी तरीके की कैसेट हुआ करती थी। उसके बाद में फ्लॉपी ड्राइव, दूसरा जो है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव भी उसी तरीके की कैसिंग हुआ करती थी। फ्लॉपी ड्राइव के अंदर एक फ्लॉपी डलती थी, 3 तरीके की आती थी, एक 8 इंच की और एक 5.25 इंच की और एक 3.5 इंच। लास्ट में जो बंद हुई लगभग 1998 के आसपास बंद हो गई थी, क्योंकि वहां पर सीडी का यानी कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रचलन हो गया था, तो ये बंद हो गई थी। ठीक है, तो ये 3.5 इंच, 5.25 इंच और 8 इंच की फ्लॉपी हुआ करती थी। और फ्लॉपी पे क्या है, मैग्नेटिक लेप चढ़ा होता था एक प्लास्टिक के ऊपर, उस पर डेटा लिखा जाता था, और उसकी ड्रॉबैक ये था कि वो कुछ समय के बाद खराब हो जाती थी। उसके बाद में आया आपके कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो है ये कुछ ही 900 MB, इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम थी, इसकी भी कम थी। ये रिस्पॉन्स में ये इनकी जो है ना ड्रॉबैक, या हम मान ले प्रारंभिक डेवलपमेंट मान ले, ये कॉम्पैक्ट डिस्क आकर जो है इन सब का यूज खत्म कर दिया। 900 MB, और लगभग अगर वीडियो की बात करें तो 90 मिनट का वीडियो इसमें जो है स्टोर हो सकता था। अब ये जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, पहले इसके भी 2-3 प्रकार है कि केवल 1 टाइम राइट, एक किसी भी कॉम्पैक्ट डिस्क को एक बार राइट कर सकते थे। फिर इसके बाद आया मल्टी टाइम राइट, यानी 5-6 बार लगभग उसको इरेज करके आप लिख सकते थे, इस तरीके की भी आई। और उसके बाद आपकी आई DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, जिसकी स्टोरेज क्षमता आपको पता है 4 GB।
और इसके लिए भी जो आपका CD ड्राइव जो था वो पहले क्या था, CD ड्राइव कहलाता था, और वो केवल और केवल काम क्या करता था उसका, रीड करने का। राइट के लिए अलग हुआ करता था, रीड के लिए अलग हुआ करता था। फिर आया RW, रीड के लिए अलग और राइट के लिए अलग। फिर RW आ गया, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर चौथा आया DVD, DVD को तो रीड कर ले, और CD को जो है CD RW, रीड राइट दोनों। फिर पांचवा आया DVD राइट, यानी अब इसमें सारा कुछ हो गया, CD और DVD दोनों के लिए RW हुआ ये, यानी रीड और राइट। इस तरीके से CD के डेवलपमेंट के साथ साथ जो है ये चीजें आई। अब उसके बाद में DVD के बाद में एक टर्म और आई, BRD, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ब्लू रेज डिस्क, जिसकी स्टोरेज क्षमता जो थी 50 GB, और इसके लिए जो है ड्राइव भी अलग हुआ करता था। अब जैसे CD की बात करें और DVD की बात करें, दोनों के लिए एक में ही चल सकता था काम, लेकिन BRD जो है अलग से, उसका ड्राइव जो है अलग से ही लगाना पड़ता था। उसके बाद में आपका पेन ड्राइव का डेवलपमेंट हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का डेवलपमेंट हो गया। आजकल जो है 2 TB तक की एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है, 2 TB की हार्ड डिस्क आती है। अब मैं थोड़ी सी आपको हार्ड डिस्क के बारे में बता दूं कि किस तरीके से वो वर्क करती है और किस तरीके से डेटा होता है, और विंडो के अंदर बताऊंगा कि फॉर्मेटिंग कैसे होती है। आप काफ़ी बच्चों ने कमेंट में लिखा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएं, उस समय जो स्टोरेज के बारे में जो है ना, इसको फॉर्मेट करना या डिलीट करना, दोनों में फर्क क्या है, वो सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। फाइल एलोकेशन टेबल फेट किस तरीके से उसको डिलीट करते हैं या फॉर्मेट करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD इस तरीके से पहले हुआ करता था, अब नहीं। आजकल एक ही प्लेटर आता है, इस तरीके से अंदर में जो मेटल का प्लेटर बना होता है, और यहां पर उसका क्या है, नीचे स्पाइंडल मोटर लगी होती है, और इस तरीके से हेड आर्म होता है, और यहां पर जो है हेड लगा होता है। अब वो हेड जो है यहां से देखें तो इस तरीके से मूव करता है वो, यहां पर देखिए इसको, ये हेड आर्म है, और यहां इस तरफ और इस तरफ मूव करेगा। ये स्पीडली रोटेट होता है, राउंड पर मिनट पर सेकंड, राउंड पर सेकंड RPS इस तरीके से, और राउंड पर मिनट RPM इस तरीके से ये रोटेट होता है काफी तेज स्पीड से। और इस हेड के अंदर क्या है, कॉइल लगी होती है, इस तरीके से डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और इरेज करने के लिए। 3 हेड लगे होते हैं, 3 कॉइल होती है एक ही हेड के अंदर, यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ इस जगह। तो ये तीनों हेड इसके अंदर तीनों अलग अलग काम करते हैं, और इस पे भी जो है डाटा किस फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा आपको CD और DVD के बारे में बता देता हूँ कि ये जैसे प्लेन सरफेस होता है, इसमें डाटा रीड करने के लिए अगर उसने यहाँ लिखना है कुछ, तो इस तरीके से एक पिट खोद देगा, यानी खड्डा खोद देगा, और यहाँ स्पेस देना, तो एक निश्चित अंतराल पर जहाँ जहाँ डाटा लिखना है वहाँ वहाँ वो, मान लो यहाँ लिखना है तो यहाँ वो पिट खोद देगा, अर्थात उसमें प्लास्टिक की CD के अंदर खड्डा कर देगा। ये इस तरीके से डाटा लिखने का इसका सीक्वेंस होता है। और उसके बाद हार्ड डिस्क की जो है आपको स्टोरेज जो है वो 2 TB तक चलती है। पहले हुआ करती थी 20 GB या 40 GB, 60 GB आई, फिर 120 GB आई, ठीक है, फिर उसके बाद 500 GB आई, और उसके बाद 1 TB 2 TB चल रही है। इसके बाद फिर बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस और उनके जो आउटपुट डिवाइस है, बस उनके बारे में थोड़ा सा थोड़ी छोटी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम किसी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या जरूरी है? CPU जरूरी है, डिस्प्ले यूनिट जरूरी है और कीबोर्ड जरूरी है। 3 ही हार्डवेयर होते हैं जो जरूरी है किसी कंप्यूटर में कम से कम जो है उसको ऑपरेट करने के लिए।
क्योंकि कीबोर्ड आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, डिस्प्ले उसमें देखने के लिए, सीपीयू आपको पता है पूरा प्रोसेसर उसमें लगा होता है वो प्रोसेस करने के लिए। कीबोर्ड के अंदर जो है कीज होती हैं, पहले टाइपिंग की, इसमें आपको A to Z और 0 to 9। नंबर 2 न्यूमेरिक कीपैड, जहां आपको फिर वापस आपको राइट हैंड साइड में आपको जो है कैलकुलेटर में जिस प्रकार से बटन होते हैं उसी तरीके से आपको वहां पे बटन दिखाई देंगे। और नंबर 3 पे जो है कंट्रोल की। कंट्रोल की में क्या होता है कि एरो की, होम एंड एरो की, फिर होम बटन एंड पेज अप, पेज जो है डाउन, ये सब की इसके अंदर होती है। पेज अप के अंदर, पेज डाउन इसी में, और कंट्रोल अल्ट और एस्केप भी, CTRL ECS एस्केप, कंट्रोल एस्केप और अल्ट, अल्टरनेट, एस्केप, कंट्रोल, ये इनके शॉर्ट फॉर्म के नाम है। ये कंट्रोल की में गिनी जाती है। फिर चौथी जो की होती है फंक्शन की, फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक। ये क्या होती है, ये 12 की किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रोग्रामर क्या करते हैं, इन की वैल्यू लेकर उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है लिख देते हैं। अब आपने देखा होगा ब्राउजर जब आप रन कर रहे हैं, आप माउस से अगर उसका रिफ्रेश नहीं करते हैं तो F5 की से वो रिफ्रेश हो जाता है। तो F5 की में चाहे तो वो डिस्प्ले स्क्रीन है, आपकी कंप्यूटर है, वो रिफ्रेश हो जाता है। और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, ब्राउजर चला रहे हैं और आपका नेटवर्क कनेक्शन जो है एक बार के लिए चला गया, आप पेज रिफ्रेश करना चाहते हैं, उसको दोबारा रिट्राइव करना चाहते हैं, तो F5 की दबाकर आप कर सकते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल था कि फंक्शन की क्या काम करती है। उसके बाद में नंबर 5 पे जो है स्पेशल पर्पज की, एंटर शिफ्ट, स्पेशल पर्पज की कौन कौन सी, एंटर की, टैब, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक कीबोर्ड के लिए लॉक, प्रिंट स्क्रीन, और उसके बाद में स्पेस बार, टैब, ये सब चीजें, स्पेस बार, टैब की, ये स्पेशल पर्पज की होती हैं। अब छोटे से छोटे कीबोर्ड में ये इतना कुछ दिया होता है। अब आता है अगर कोई बड़ा कीबोर्ड है तो उसमें मीडिया की भी दी होती है, प्ले, पुश, और ये जो आपके किसी ऑडियो प्लेयर या वीडियो प्लेयर के लिए जो बटन होते हैं वो भी दिए होते हैं। और कभी कभी जो है यहाँ पर जो स्टैंड बाय बटन भी दिया होता है। आप जब कंप्यूटर को लॉग ऑफ करने जाते हो तो वहाँ 3 बटन आते हैं, एक तो आता है पावर ऑफ का, एक स्टैंड बाय का, और एक जो है लॉग ऑफ का। पावर ऑफ और लॉग ऑफ में बताऊंगा मैं बाद में, जब ओएस की बात करेंगे तब। स्टैंड बाय बटन का मतलब होता है कि जितनी सारी प्रक्रियाएं चल रही है वो आपको एज इट इज वहीं पे रोक दी जाए, और जब तक ना कहा जाए उनको दोबारा चालू करने के लिए कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, ना लॉग ऑफ होगा, और जब तक रोक दी गई है तब तक वो स्टैंड बाय पे रहेगा। तो ये कीबोर्ड के बारे में, इनकी फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी की स्पेशल पर्पज की में है। अब जैसे मान लो यहां पर एंड आया, या ये दे दिया, ये 3 दे दिए और चौथा एक ऑप्शन बना दिया नमलोक। बताओ कि इसमें स्पेशल पर्पज की कौन सी है, तो नमलोक की है स्पेशल पर्पज, या कौन सी नहीं है, एरो की, होम, एंड और नमलोक देकर कौन सी नहीं है, तो नमलोक नहीं है स्पेशल, ये जो है कंट्रोल की नहीं है।
उल्टा क्वेश्चन कर दिया उसका। तो ये मैं आपको, और हाँ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि आपको जितने भी जो लास्ट की क्लास में है आपको 200-300 जो है इसके हर एक टॉपिक के जो भी करवाए हैं उससे रिलेटेड सारे जो है क्वेश्चन आंसर क्लियर करवाए जाएंगे न्यू टाइप्स के। वो आप जो है मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ पहले निश्चित रहें करवाए जाएंगे। आपके जो कमेंट्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो उसके बाद में कीबोर्ड के बाद में माउस है इनपुट डिवाइस में, फिर तीसरा ट्रैक बॉल, चौथा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को ना हम MI इसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग जो है MIC इतना ही पढ़ते हैं। माइक बोलते हैं ना, माइक बोलने वाला वही माइक्रोफोन है, ध्यान रखना। ये कोई और बला नहीं है। जो सिंगर जो है माइक हाथ में लेके गाना गाता है ना वो माइक्रोफोन ही है उसके हाथ में। और उसके बाद में जो है स्कैनर हुआ, डिजिटाइजर हुआ, स्कैनर, डिजिटाइजर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, फुल फॉर्म ध्यान रखना ऑप्टिकल मार्क रीडर। आठवां है OCR, MICR, 10वां बारकोड रीडर, 11वां कैमरा। ये आपके इनपुट। आजकल एक क्वेश्चन आया था टच स्क्रीन, बिल्कुल अभी कंप्यूटर से ऐड नहीं हुई है टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस के तौर पर, लेकिन हो जाएगी। ये भी इनपुट डिवाइस में मानेंगे क्योंकि वो इनपुट उपलब्ध करवा रही है उसको। तो ये आपका जो है इस तरीके से। माउस के बारे में पूछ ले तो अगर कौन सा माउस जो है आजकल चलता है, PS2 चलता है, ठीक है। और जो ट्रैक बॉल होती है वो ट्रैक करने के लिए, और एक डिजिटल पेन होता है ड्राइंग के लिए, डिजिटल पेन भी होता है। स्कैनर भी आपको पता है। डिजिटाइजर जो होता है एक स्लेट टाइप होता है और उस पर जो है एक पेन की तरह ही होता है, वो आप उस पर ड्राइंग के लिए डिजिटाइजर यूज किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया, OCR ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। फिर बारकोड रीडर हो गया, आपको पता है। कैमरा हो गया, आपने फोटो खींची वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन वो भी इनपुट डिवाइस है। और डिजिटल पेन वो ड्राइंग वगैरह करने के लिए डिजिटल। ये आपके जो है इनपुट डिवाइस हैं। अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइसेस, सबसे पहले स्पीकर, नंबर 2 पे ग्राफिक प्लॉटर, जो आपकी बड़ी प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो ग्राफिक प्लॉटर। और इससे भी पहले था नंबर 1 पे कर लीजिए डिस्प्ले यूनिट, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 प्रिंटर। डिस्प्ले यूनिट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आया जो है मोनोक्रोम मॉनिटर आया, यानी सिंगल कलर और उसके करेक्टर का कलर। जैसे ये ग्रीन स्क्रीन है उसी प्रकार ग्रीन स्क्रीन और वाइट करेक्टर आए थे, ब्लैक स्क्रीन वाइट करेक्टर आए थे। फिर मल्टी कलर आए, उसके करेक्टर के कलर चेंज हुए। और फिर जैसे जैसे रेजोल्यूशन बढ़ता गया तो आपका जो है ये मल्टी कलर मॉनिटर आया, जिसको क्या किया गया CRT मॉनिटर। और उसके बाद में TFT। ये जितनी भी फुल फॉर्म है वो नोट करते रहना, और इनके फुल फॉर्म के बारे में जो है आपने एक क्लास में पूरी फुल फॉर्म जितनी भी है वो मैं आपको करवाऊंगा। CRT, TFT और LCD उसके बाद में आई। उसके बाद में अब जो चल रही है LED, आपको होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और CRT आजकल। और इसमें एक 5वां और है जो है वो आपका जो प्रोजेक्टर जिसे कहते हैं,
ये वैसे तो इसी में डिस्प्ले यूनिट में काउंट कर सकते हैं प्रोजेक्टर को। उसके बाद में स्पीकर हो गया, ग्राफिक प्लॉटर, बड़ी प्रिंटिंग के लिए ग्राफिक प्लॉटर हो गया। और जो है उसके बाद में प्रिंटर की बात करेंगे। एक होता है इससे क्वेश्चन आता है कई बार, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में जितने भी पुराने डेवलपमेंट है, जैसे मैं आपको प्रिंटर के टाइप बता रहा हूँ, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, और उसके बाद में ड्रम हो गया, डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया। और उसके बाद में जो है लाइन प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर, ये नाम याद रखने हैं, चेन प्रिंटर, क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट नहीं है। अब बताओ, एक बार देखा हो, कम से कम पता हो कि ये नॉन इम्पैक्ट की श्रेणी है और ये इम्पैक्ट की श्रेणी है, और सीधा से याद करें। नॉन इम्पैक्ट में जो आजकल चल रहे हैं, एक तो लेजर और दूसरा इंकजेट, बस। नॉन इम्पैक्ट में ये दो ही है। इम्पैक्ट का मतलब पहले जो प्रिंट करना है उसका पूरा इंप्रेशन बना लिया जाता है और उसको एक तरीके से ठप्पे से उसको प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कहानी है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा नहीं है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर साथ साथ में डेटा उठाता रहता है, साथ साथ में प्रिंट करता रहता है। तो ये नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर हुए। ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस का जो चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हुआ। और अब जो है अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। इस टॉपिक के बाद में आपकी अगली क्लास में विंडो ओएस शुरू हो जाएगा। जो है वो ये क्लास जो है न्यूमेरिक सिस्टम की, और उसके बाद में विंडो की जल्द ही आपकी अगली क्लास होगी। और आज इतना ही, धन्यवाद।